विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश की 298वीं और 52 आभासी, उत्तर प्रदेश की 52वीं और पूरे संस्थान की 298वीं आभासी राष्ट्रीय गोष्ठी। विषय है प्रयोगवाद, भवानी प्रसाद मिश्र एवं उनकी रचनाएं। इस विषय पर आज 30 मई को गोष्ठी का आयोजन किया गया है। आज इस गोष्ठी में मैं डॉक्टर रश्मि चौबे, संचालिका, आप सभी का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं गोष्ठी की शुरुआत भवानी प्रसाद मिश्र जी की चंद पंक्तियों से करती हूँ। पहले अपना नाम बता दूं तुमको, फिर चुपके चुपके धाम बता दूं तुमको। तुम चौंक नहीं पड़ना यदि धीमे धीमे, मैं अपना कोई काम बता दूं तुमको, मैं अपना कोई काम बता दूं तुमको। हार्दिक अभिनंदन करती हूँ सरस्वती वंदना हेतु आदरणीय मंजरी गाड गिल जी का, जो कि व्याख्याता है श्रीदेवी कॉलेज मंगलुरु कर्नाटक से। ससम्मान स्वागत है आदरणीय महोदय आपका सरस्वती वंदना हेतु। धन्यवाद मैम। अगर आप अपना वीडियो भी खोल लें तो और अच्छा होगा, क्योंकि वीडियो बन रहा है तो आपका चेहरा भी दिखाई देगा। ओके, अच्छा ठीक लगता है जब कोई बोलता है और उसका चेहरा भी दिखता है। तो स्वागत है। सभी माननीय विद्वज्जनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष सुप्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वागत। वरदे वीणावादिनी वरदे, वीणावादिनी वरदे, वरदे वीणावादिनी वरदे, वीणावादिनी वरदे। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे, वीणावादिनी वरदे, वीणावादिनी वरदे। काट अंध उर के बंधन स्तर, पहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, वीणा वादिनी वरदे। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंदरव, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्ररव, नवनभ के नव विहग वृंद को, नवनभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, वीणा वादिनी वरदे। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे, वीणा वादिनी वरदे, वीणा वादिनी वरदे, वरदे वरदे। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और सरस्वती वंदना, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंजरी जी। धन्यवाद। आपने आगाज कर दिया कार्यक्रम का, और अगर शुरुआत अच्छी होती है तो कार्यक्रम का अंत तक कार्यक्रम अच्छा चलता है। माँ सरस्वती की कृपा हम पर ऐसी ही बनी रहेगी अनवरत। ऐसी कृपा आशा करती हूँ, क्योंकि माँ सरस्वती के बगैर इस तरह के मंच का, आवासीय गोष्ठियों का
उनके आशीर्वाद के बिना कैसे चलेगी। जब वो बोलने में क्षमा चाहती हूँ, यहाँ पे मुझे ज्वाइन भी करवाना पड़ रहा है, इसलिए कभी टूट जाए लय-ताल तो। तो माँ ऐसे आशा करती हूँ कि माँ की कृपा हम पर बनी रहेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय मंजरी जी। अब हम चलते हैं स्वागत उद्बोधन हेतु। आदरणीय श्रीमती रजनी प्रभा, बिहार राज्य प्रभारी पटना है। ससम्मान स्वागत है आपका भी। स्वागत भाषण हेतु स्वरचित कुछ चंद पंक्तियां आपके लिए हैं। मैं नारी हूँ मत सोचो मुझे, तुम न समझ पाओगे, तुम न जान पाओगे। तुम्हारा जन्म और संसार सब मेरे हाथ, सब मेरे साथ, सब मेरे साथ, सब मेरे हाथ। हार्दिक आभार आपका रश्मि जी। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आगे। जी बिल्कुल। मैं शुरुआत भवानी प्रसाद मिश्र जी की ही चंद पंक्तियों से करना चाहती हूँ कि कामना है, कामना है जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, कि कामना है जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। बहुत बहुत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश की 92वीं और विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की 298वीं आभासी संगोष्ठी में मैं रजनी प्रभा मुजफ्फरपुर बिहार से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, जिसका विषय है प्रयोगवाद, भवानी प्रसाद मिश्र और उनकी कविताएं। भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविताएं हमारे सिलेबस में हुआ करती हैं, तो ये विषय अंतर्मन को छू गया। और आज के कार्यक्रम में हमारे बीच जो भी विभूतियां उपस्थित हुई हैं वो सभी अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ही ख्याति लब्ध और प्रतिष्ठित हैं। हमारे बीच उपस्थित है अध्यक्षा स्वरूपा हमारी आदरणीय डॉक्टर विजय लक्ष्मी राम टेके जी, जो पूर्व कुलानुशासक है नागपुर महाराष्ट्र की और विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की एक सशक्त स्तंभ के रूप में हमारे साथ निरंतर बनी रहती हैं। आदरणीय, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम में जिन्होंने इतनी सुमधुर कंठ में और इतनी शालीनता से और बड़े ही रीति से जिन्होंने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की है, आदरणीय मंजरी गाडगिल जी, आप व्याख्याता हैं श्रीदेवी कॉलेज मंगलुरु कर्नाटका में। आप आदरणीय डॉक्टर सीमा टीआर मैम के अंदर में शोध कार्य कर रही हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ हमारे उन वक्ताओं का जिन्होंने अपने कीमती समय में से हमारे आज की इस आभासी संगोष्ठी के लिए अपना समय निकाला। आदरणीय डॉक्टर राधे श्याम सिंह जी, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सर के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, पर मैं थोड़ी चीज़ें यहाँ जो लोग उनको नहीं जानते होंगे वो जान जाएंगे। मैं बताना चाहती हूँ कि आप स्नातक एवं परास्नातक कक्षाओं के 33 वर्ष के अनुभव के साथ हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के बोर्ड ऑफ स्टडीज के समन्वयक व कार्य परिषद के सदस्य भी हैं। अब तक 14 शोध छात्रों ने आपके दिशा निर्देश में शोध किए हैं और लगभग 8 जो छात्र हैं वो शोधरत हैं। जनपद के प्रकाशित प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका युगवेतर के सह संपादक के रूप में आप अनवरत 22 सालों से अपनी सेवा दे रहे हैं और संस्थान की शोध पत्रिका विमर्श के प्रधान संपादक हैं। लगभग 12 वर्ष तक राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के आप कार्याधिकारी के रूप में 20 वर्ष के जनपद अमेठी के नोडल ऑफिसर के रूप में आप सेवारत हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। वैसे तो सर के बारे में और भी चीजें हैं, थोड़ा सा और मैं बताना चाहूंगी कि आपकी लगभग 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। कुल 117 शोध आलेख अब तक प्रकाशित हो चुके हैं और यहाँ मैं देख रही हूँ कि 80 से ऊपर आपने विभिन्न यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एनयू, बीएचयू में जाकर आपने अपने व्याख्यान दिए हैं। तो सर, आपका व्यक्तित्व इतना ऊंचा है कि आपसे जुड़कर हमें यहाँ बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। आप हमारे बीच उपस्थित हैं, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच द्वितीय वक्ता के रूप में उपस्थित है आदरणीय अर्चना चतुर्वेदी जी।
आप हिंदी साहित्य में पीएचडी की उपाधि आपने अर्जित की है। आपने एमए, एमफिल तथा स्लेट की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। आपने अब तक विभिन्न विषयों पर 10 अंतर्राष्ट्रीय तथा 25 राष्ट्रीय शोध आलेख प्रकाशित कर चुकी हैं आप। मध्य प्रदेश इंदौर से प्रकाशित मासिक पत्रिका वीणा में आपकी कई लघु कहानियां प्रकाशित हो चुकी हैं और कई वर्षों से श्री क्लॉथ मार्केट इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में आप उपस्थित हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच हमारी संस्था के कर्ता धर्ता, हमारे मार्गदर्शक और हम सब में ऊर्जा का संचरण करने वाले हमारे सचिव महोदय आदरणीय गोकुलेश्वर प्रसाद द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच जुड़े हुए हैं आभार के लिए डॉक्टर मुक्ता कान्हा कौशिक जी, जो संस्था की एक बहुत ही मजबूत कड़ी हैं और साहित्यिक गतिविधियों में इनका एक अपना स्थान है। और वैसे तो यहाँ स्क्रीन पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, फिर भी मैं ओम प्रकाश सर जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ। पुष्पा श्रीवास्तव जी, जो आज की इस कार्यक्रम की आयोजन करता है, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सीमा वर्मा जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही इतनी सुंदर ढंग से विभिन्न पटलों पे, चाहे वो राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, आभासी हो या ऑनलाइन ऑफलाइन, आदरणीय डॉक्टर रश्मि चौबे जी का जो संचालन होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है और आपके संचालन में मुझे स्वागत भाषण का मौका मिला। इसके लिए मैं आपका भी हृदय की अनंत गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ और आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, जिनका मैंने नाम नहीं लिया है क्योंकि लैपटॉप के स्क्रीन पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो आप सभी का समेकित रूप से यहाँ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सब यहाँ आए, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद रश्मि जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत सुंदर और उत्तम स्वागत भाषण देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं हम गोष्ठी की ओर और मैं नाम लिए देती हूँ। मैम आप नहीं ले पाई तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। आदरणीय हर्षिता जी जुड़ी हुई हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है। झारेंद्र जी जुड़े हुए हैं, उनका या ज्ञानेंद्र जी हैं, हाँ उनका झालेंद्र जी है, झारेंद्र जी हैं, स्टूडेंट। हाँ उनका हार्दिक अभिनंदन है। वर्मा करके भी इस नाम से जुड़े हुए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है। मुजवार जैनू हामिद जी जुड़े हुए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है। बाबला गिरेवाल सर जुड़े हुए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है। मंजरी जी, सीमा जी, आदरणीय अर्चना जी, पुष्पा शैली श्रीवास्तव जी और आदरणीय सर का नाम तो ले ही दिया आपने, और बाबला गिरेवाल सर, सभी लोग जुड़े हुए हैं। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, क्योंकि श्रोताओं के बगैर गोष्ठी अधूरी है, क्योंकि वक्ता को श्रोता जरूर चाहिए। अब चलते हैं गोष्ठी की ओर। ससम्मान स्वागत करती हूँ अकर्ता भवानी प्रसाद मिश्र की जो रचना है, उससे ही सर का स्वागत करती हूँ। तुम तो जब कुछ रचोगे तब बचोगे, मैं नाश की संभावना से रहित आकाश की तरह असंदिग्ध बैठा हूँ, और सचमुच हम किसी नाश की संभावना की वो हम नहीं सोचते, क्योंकि सर ने, मैंने सुना है इतना सारा साहित्यिक रचनाएं रची हुई हैं, और जब अच्छे रचनाकार हमारी इस गोष्ठी से जुड़ते हैं तो संभावनाएं अच्छे उद्बोधन की ओर बढ़ जाती हैं। ससम्मान स्वागत करती हूँ आदरणीय डॉक्टर आदिश्याम सिंह, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय से, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से आदरणीय सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है सर आपका उद्बोधन हेतु इस आभासीय पटल। धन्यवाद आप सभी का। इस आभासी मंच की अध्यक्षता कर रही विजयलक्ष्मी जी, मंजरी जी, अर्चना चतुर्वेदी जी, द्विवेदी जी, डॉक्टर मुक्ता जी, ज्ञानंद जी, जैसा कि नाम जो उच्चरित हुआ है, बस मैं भी उन नामों का उच्चारण कर दे रहा हूँ। स्वागत आप सभी का। एक बहुत अच्छा आभासी मंच है कि देवियों के इस प्रज्ञा समारोह में मुझे बुलाया गया। दरअसल जो विषय है वो प्रयोगवाद के संदर्भ में भवानी प्रसाद मिश्र का है। भवानी प्रसाद मिश्र जी मेरे बहुत ही प्रिय कवि रहे हैं।
मैं जानना चाहता हूं आपसे कि हमारे लिए समय कितना है। सर आप बोलिए, आज 2 ही वक्ता हैं और हमने ये 1 घंटे पूरे 2 वक्ताओं के लिए लेते हैं। आपके पास 20-25 मिनट आराम से आपका स्वागत है। बोलिए, हम सुनना चाहते हैं और हम चाहते हैं आपके उद्बोधन से संपूर्ण जानकारी मिल सके और लोगों को। हाँ, थोड़ी धन्यवाद। सी सारांशता इसलिए रहूंगा कि एक कार्यक्रम में और जो मेरा ही आयोजित कार्यक्रम है उसमें मुझे जाना पड़ेगा। फिर फिलहाल मैं इस वक्त तो बिल्कुल आपके इस समिति के लिए हूं और इस आभासी में। धन्यवाद सर, स्वागत। आप सभी ने प्रयोगवाद के बारे में जाना होगा। 1943 में जब प्रगतिवाद अपने उतार पर था, 1936 से लेकर 43 तक के 7 साल का दौर बीत चुका था। एक ही तरह की बातें, एक ही तरह की रूढ़ियां, एक ही तरह की शब्दावलियां, इनसे जो काव्य रसिक हैं उनका मन उबा हुआ था। अज्ञे जी उस समय एक नया आंदोलन लेके आते हैं, उसका नाम प्रयोगवाद। प्रयोगवाद भाव क्षेत्र का आंदोलन नहीं था, प्रयोगवाद शैली क्षेत्र का आंदोलन था। उन्होंने साफ किया था कि मैं तुझे सांझ की नवकी अकेली तारिका या कलगी छरहरी बाजरे की वगैरह नहीं कहता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा प्यार उथला है या कि सोना है, बल्कि देवता ही इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, क्योंकि बासन ज्यादा खिंचने से मुलम्मा छूट जाता है। तो ये शैलीगत आंदोलन को लेकर के प्रयोगवाद बढ़ा था, जहां प्रतीकों और बिंबों को एक नए सांचे में ढाला जा रहा है। पहला तार सप्तक प्रकाशित हो चुका था 1943 में। अज्ञे, मुक्तिबोध, माचवे, ये लोग सब लोग ज्यादा से ज्यादा लोग प्रगतवाद से जुड़े हुए लोग थे, जो कि अब अपना अंतरण कर रहे थे प्रयोगवाद में। चूंकि भाव क्षेत्र का आंदोलन नहीं था, शैली क्षेत्र का आंदोलन था, इसलिए उनको थोड़ी आसानी हुई, इस अंतरण में थोड़ी आसानी हुई। यदि भाव क्षेत्र का आंदोलन होता तो ये प्रयोगवाद के जितने भी प्रथम तार सप्तक के या द्वितीय तार सप्तक के जितने भी कवि हैं, उनमें से केवल 2-3 मात्र छोड़कर और कोई न गया होता आगे के उस। लेकिन शैलीगत आंदोलन के नाते थोड़ी आसानी हो गई अंतरण करने में। दूसरे तार सप्तक का जब प्रकाशन हुआ तो उसमें पहले कवि के रूप में भवानी भाई को चुना गया, भवानी प्रसाद मिश्र को चुना गया। भवानी प्रसाद जी जितने अच्छे कवि थे, उससे बढ़कर वो बहुत अच्छे मनुष्य थे। कोई जब उनका हाल चाल पूछने के लिए जाता था तो शायद ही सर आपके नेट में लगता है समस्या आ गई है, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। जी जी, आवाज सर आवाज आपकी क्लियर नहीं कट के आ रही है। थोड़ी सी ऐसी जगह आप बैठ जाइए जहां पर नेट का कनेक्शन सही हो। थोड़ा कट के आ रही है आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, अब सही आ रही है सर, बीच में बंद हो गई थी। हाँ, वो कुछ जी जी, कारण रहा होगा। ये लोग ठीक, जो बार बार क्लिक कर रहे हैं ना, उससे भी हो सकता है। ठीक है। तो भवानी भाई वैसे कवियों में थे जिनकी की कविता को पढ़ने के बाद लगता था कि हम बतिया रहे हों किसी से बोलचाल की स्थिति में हूं, संवाद की स्थिति में। कुल मिला के मैं कहूं, एक शब्द में यदि मुझसे कोई पूछे कि भवानी भाई की पूरी कविता का सारांश क्या है, तो उन्हीं का एक काव्य संग्रह है खुशबू के शिलालेख। मैं कहूंगा कि भवानी भाई का पूरा जो काव्य परिदृश्य है वो एक खुशबू का शिलालेख है। जो खुशबू में बिखरी हैं, भारत में जो कुछ भी अच्छा है, उन सब अच्छे को समेट करके भवानी भाई ने अपनी कविता में रखा। उनको लोग प्रेम से कोई भवानी बाबू कहता था, कोई भवानी भाई कहता था, कुछ लोग मन्ना भी कहते थे उनको। वो माखनलाल चतुर्वेदी के, बालकृष्ण शर्मा नवीन के, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के बिल्कुल करीबियों में थे। उनसे एक बार किसी ने पूछा था कि आपको किस कवि ने सबसे ज्यादा प्रभावित,
जबकि वो दौर छायावाद का था। 1930 से ही लिखना शुरू किए थे, 13 में उनका जन्म हुआ था होशंगाबाद में। 30 में ही उनकी पहली कविता कवि आई थी। जब उनसे पूछा लोगों ने कि किस कवि ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, उन्होंने कहा कि देखो, समय तो छायावाद का है, लेकिन छायावाद के किसी कवि से मैं प्रभावित नहीं हूं, उनकी पंक्तियों ने मुझे प्रभावित किया है। ये कितना बड़ा साहस है, जहां की कवि चतुष्टयी छायावाद की पूरे देश पर, पूरे देश की भावना पर राज कर रही थी। उस काल में सीधे एक नवोदित से व्यक्ति ने यह कह दिया कि इन चारों में से मुझे कोई बहुत प्रिय नहीं है, पंक्तियां इनकी कुछ कुछ प्रिय हैं, तो मैं कैसे कह दूं कि मैं इनसे प्रभावित हूं। प्रभावित उनको किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर की मानवतावादी और वैश्विक दृष्टि ने उन्हें प्रभावित किया था। प्रभावित किया था उन्होंने गांधी जी ने। बड़े रूप हैं भवानी भाई के। अपनी आजीविका के लिए जबलपुर की एक शाला में ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने अपना एक स्कूल खोला था बैतूल में। बैतूल मध्य प्रदेश में है, छोटा सा जिला है, आदिवासियों का जिला है बैतूल। इस छोटा सा स्कूल भी अपना खोला उन्होंने। खैर, वो बहुत दिन तक उस स्कूल से बंधे नहीं रह सके। हैदराबाद की कल्पना पत्रिका का नाम आपने सुना होगा, बद्री विशाल पित्ती का नाम आपने सुना होगा। जो हैदराबाद की निकलने वाली जो कल्पना पत्रिका थी, वो बिल्कुल उस स्तर की पत्रिका थी जो उत्तर भारत की महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका थी सरस्वती। दक्षिण में कल्पना का उतना बड़ा महत्व, और कल्पना का 2 वर्षों तक संपादन उन्होंने खुद किया। आप इससे उनकी प्रतिभा का अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने लगभग 28 महीने जेल में बिताए थे, और जैसा उन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया था, या तो नागार्जुन ने विरोध किया है या तो फिर विरोध किया है भवानी प्रसाद मिश्र ने। पढ़ के लगता है कि इतनी कोमल भावनाओं का कवि कैसे आंदोलनों में कूद गया। गांधीवादी प्रभाव में अपने पिता के लाख मना करने के बावजूद उस असहयोग आंदोलन में भवानी भाई ने जम के भाग लिया, और अपने जीवन के 14 वर्ष, एक युग कहा जाता है 12 साल को, 14 साल तक गांधी वांग्मय का संपादन वो करते रहे, और इसके बाद गांधीवादी तमाम समितियों से जीवन भर जुड़े रहे। तो ये उनका व्यक्तित्व है जो कि वो बताते थे। उन्हीं के शब्दों में उन्होंने कहा था कि वर्ड्सवर्थ से मैं ज्यादा प्रभावित हूं, ब्राउनिंग से मैं ज्यादा प्रभावित हूं, यानी कि अंग्रेजी कविता का ज्ञान। हालांकि मीर को, गालिब को, जौक को, सौदा को, इन तमाम उर्दू के तमाम कवियों को उन्होंने पढ़ा था। और आप देख सकते हैं कि जो संवाद की स्थिति बनती है उनकी कविता में, इन उर्दू कवियों के कारण है। और कुछ उर्दू जबान के बड़े जो लजीज शब्द हैं, जो लजाजत है उनकी कविता में, वो देखने के लिए मिलती है। वो उर्दू कवियों के कारण है। वर्ड्सवर्थ को इसलिए पसंद करते थे, चाहता था कि कविता की भाषा सहज होनी चाहिए। यदि सहजता नहीं है कविता में, तो उस कविता को कविता वर्ड्सवर्थ नहीं मानता। ब्राउनिंग की भी यही दृष्टि थी, इसलिए उन्होंने अपनी लेखनी को लिखा। आप लोगों में से जो वक्ता गण थे उसको उद्धृत भी किया कि जिस तरह मैं बोलता हूं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी मुझसे बड़ा तू दिख। बीज ऐसी दे कि स्वाद सिर में चढ़ जाए, और बीज ऐसा बो कि बेल बन बढ़ जाए। चीज ऐसी दी कि जिसका स्वाद सर चढ़ जाए। कविता का आस्वाद होता है। क्या आपको लगता है कि आज जितने भी कवि लिख रहे हैं, मुक्तिबोध बहुत बड़े कवि होंगे, मुक्तिबोध अकादमिक जगत के शीर्ष पर होंगे, कवियों के कवि होंगे शमशेर, लेकिन क्या वही स्वाद उनकी कविता में है जो भवानी प्रसाद मिश्र ने दे दिया? हमें लगता है कि भवानी प्रसाद मिश्र ने आस्वाद बदल के उस आंदोलन को थोड़ा सा रोक दिया था बीच में, जिसमें कि दुष्यंत कुमार आदि आए थे।
बाद में दुष्यंत कुमार आदि आए, उन्होंने कविता के स्वाद को बदला, हिंदी कविता के विशुद्ध क्षेत्र से, मध्य केंद्र से धूमि लाए सुदामा प्रसाद पांडे। उसके पहले भवानी भाई ने इस स्वाद को बदला था। अन्यथा जो कविता के बड़े बड़े केंद्र थे, साहित्य के बड़े बड़े केंद्र, भोपाल, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र, जहां से ये आवाज आने लगी थी कि कविता मर गई। नई कविता के जितने भी लोग थे, इतनी विचारों की संस्तरीयता थोप दिया उन्होंने हिंदी पाठकों पर कि हिंदी पाठक ने कविता से तौबा कर दिया। हालांकि कवियों की स्थिति आज भी मैं अच्छी नहीं मानता। हजारों की संख्या में काव्य संग्रह छप रहे हैं, पढ़ कौन रहा है? पढ़ रहा है एक कवि दूसरे कवि को उपहार देता है अपना संग्रह, लिख रहा है, कवि पढ़ रहा है। मान्य जन से उसका क्या लेना देना है? नागार्जुन की कविता तो ऐसी नहीं है। नागार्जुन की कविताएं हमारे जीवा पर चढ़ जाती हैं, रहीम कबीर हमारे जीवा पर चढ़ जाते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र एकदम चढ़ जाते हैं। लेकिन ये जो लोग लिख रहे हैं वैचारिक कविताएं, तथाकथित वैचारिक कविताएं, इन विचार से सामान्य जन का क्या लेना देना है? और यदि साहित्य में लोक का रस नहीं है, वो साहित्य ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाएगा? उस साहित्य के बहुस्तरीय पाठ बन पाएंगे? ऐसा मैं नहीं मानता। भवानी प्रसाद मिश्र के संवादों की जब बात आती है तो उनकी एक कविता बड़ी मशहूर वो कही जाती है कि कमल फूल के, ये कविता है, फूल कमल के, ये उनकी कविता है। फूल लाया हूं कमल के, क्या करूं इनका। देखिए संवादों की भाषा कैसी होती है। फूल लाया हूं कमल के, क्या करूं इनका, पसारे आप आंचल, छोड़ दूं हो जाएगी हल्का। इस तरह की कविताएं क्यों नहीं लिखी जा रही है? ये कमल के फूल लेकिन मानसर के हैं, मैं लाया हूं बीज से, ये न समझो तीर पर के हैं। हालांकि उससे अलग भी होना चाहता है कवि और जुड़ना भी चाहता है। फूल लाया हूं कमल के, क्या करूं इनका, पसारे आप आंचल, अंजुरी नहीं, अंजुरी मत फैला देना। भवानी प्रसाद मिश्र के कमल के लिए तो कमल और कुछ नहीं है। कमल कवि की वो धनात्मक भावनाएं हैं जो लोक स्रोत से आ रही हैं। इसीलिए उन्होंने आंचल की बात की थी। तो इस तरह से भवानी प्रसाद मिश्र बीच में बंबई चले गए थे, प्रेमचंद भी बंबई चले गए थे, वो भी पछताते हुए आए थे और भवानी भाई भी पछताते हुए बंबई से लौटे। प्रेमचंद तो आके मरी गए, थोड़ा दिन जी लिए भवानी भाई। कुछ छद्म नाम से थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, पुस्तकों में भवानी भाई के वो उसका नाम है, उसमें उन्होंने गीत लिखे थे। पैसा था नहीं पास में और भवानी भाई ने लिखा था कि पैसे से मेरा कोई बहुत वास्ता नहीं रहा है, लेकिन पैसा बीच बीच में अपनी प्रतिष्ठा मुझसे करवा ले। बहन की शादी करनी थी, पैसा नहीं था, गए, उन्होंने गीत लिखा और कुछ पैसा पाया और फिर लौट के होशंगाबाद आए। लोग उन्हें कहने लगे कि अरे ये तो गीत बेचता है, अरे ये तो सेकंड दर्जे का कवि है, द्वितीय दर्जे का कवि है, ये तो गीत बेचता है। और भवानी भाई ने इतने दुख में वो गीत फरोश कविता लिखी थी, इतने दुख में। उन्होंने कहा कि रोने के बीच में ये व्यंग्य है, रुदन के बीच का व्यंग्य है। गीत फरोश मामूली कविता नहीं है उनकी। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। ये गीत भवाली की है हवा हुजूर, ये गीत तपेदिक की है दवा हुजूर। जी बुरा मानने की इसमें क्या बात, जी भीतर जाकर पूछ आइए आप, भीतर जाकर पूछ आइए आप। व्यक्तित्व तो तुम्हारा स्वतंत्र है ही नहीं है, जाओगे किसी न किसी से पूछने कि ये करूं कि वो करूं। जी नहीं बुरा मानने की इसमें क्या बात, जी भीतर जाकर पूछ आइए आप, मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूं। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूं। ये रुदन के बीच में एक व्यंग्य की कविता थी। ऐसा नहीं लगता आपको इस कविता को पढ़ने पर?
कि लोक की जिम्मेदारी नहीं है, ये पाठक समुदाय की या समाज की, भावनात्मक समाज की जिम्मेदारी नहीं थी कि भवानी भाई को जब पैसे की तकलीफ थी लोग उसे अपने पैसों से संभाल लेते, थोड़ा थोड़ा सहयोग कर देते, लेकिन एक संस्कृत कर्मी को हमारा समाज कभी भी प्रश्रय नहीं दे सका। व्यंग्य जरूर किया, ये गीत बेचता है या गीत बेचवा है। तो भवानी भाई ने इस तरह से बिल्कुल सामाजिक सरोकारों को बनाए रखा। जहां अपनी बात कहनी थी, संवादों में उन्होंने अपनी बात कही। उनके तमाम संग्रह गीत फरोश, हालांकि ये द्वितीय जो तारसप्तक था उसमें शामिल होने के बाद उनके संग्रह आए, उसके पहले का कोई संग्रह नहीं है। फुटकर कविताएं भवानी भाई की, कवि सम्मेलनों में भी हो जाते थे। पैसे की दिक्कत थी भवानी भाई को, नहीं तो कवि सम्मेलनों में नहीं जाते। वो अच्छी तरह जानते थे कि कवि सम्मेलनों के कवि को केंद्रीय धारा का कवि नहीं माना जाता हिंदी में, कम से कम। वो समय बीत गया था जब बच्चन जाते थे, नरेंद्र शर्मा जाते थे, अंचल जाते थे, वो समय बीत चुका था। पैसे की जरूरत पड़ी भवानी भाई को और वो कवि सम्मेलनों में जाने लगे। ये उनके जीवन का एक बहुत दुखद अध्याय है, जिसका बड़े दुख से उन्होंने वर्णन किया। जो गीत फरोश है वो 1956 में आता है। चकित है दुख एक उनकी कविता है, 67 में आती है। अधेरी कविताएं 68 में आती है। अधेरी कविताओं का ये जो समय है उनके हृदय रोग का है। तब उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, हृदय की प्रॉब्लम हो गई थी। और ये 1976 में फिर दिल का दौरा देखी थी कि दर्द जब उठे बहाना करो ना 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 ना, ये उन्होंने लिखा। ये अंधेरी कविताओं का है। गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी एक बहुत अच्छा संग्रह है। और पाठ्यक्रमों में, अभी कोई पाठ्यक्रम की बात कर रहा था कि भवानी भाई तो पाठ्यक्रमों में लगे हुए हैं, शायद मंजरी या किसी ने कहा बुनी हुई रस्सी अवश्य ही पाठ्यक्रम का अंग बनी, इसलिए कि बुनी हुई रस्सी वो कविता के रचाव की रस्सी है, वो रस्सी नहीं है। कविता की रचना प्रक्रिया क्या होती है बुनी हुई रस्सी में बताया गया। लिखा उन्होंने भवानी भाई ने कि बुनी हुई रस्सी को कोई उलट कर खोले और उसके रेसे रेसे अलग कर दे और वो जान जाए कि रस्सी कैसे बनी, ये बड़ा मुश्किल कार्य है। कविता भी का व्यापार भी इसी तरह का व्यापार है। आप उसे पूछें कि ये कविता कैसे बनी कवि से, तो बता नहीं सकता, क्योंकि कवि हजारों भावनाओं को, स्मृतियों को, कल्पनाओं को, विचारों की स्तरीयता को, तमाम चीजें मिला करके वो अपनी चीजें रचता है। ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है, त्रिकाल संध्या। इमरजेंसी के दौर की रचना है, भारत पर थूक दिया था, उठा करके भवानी भाई को जेल में, और उन्होंने त्रिकाल संध्या लिखी कविता। त्रिकाल संध्या का मतलब है दोपहर को कविता लिखते थे और शाम को कविता लिखते थे और सब शासन के विरोध में लिखते थे। इन लिखते सर के यहाँ से नेटवर्क में कोई दिक्कत है? हाँ, मैं वही कहने वाली थी कि सर की, मुझे पहले लगा कि शायद मेरे यहाँ से ही आ रही है क्या, लेकिन आप बोले तो समस्या सभी तरफ। सर थोड़ा सा आप ऐसी जगह आ जाइए जहाँ पर नेटवर्क सही आ रहा हो, बीच बीच में सर आवाज एक बार आपकी कट रही है। डिस्कनेक्ट होके दोबारा जुड़ेंगे ना तो वो ग्लिच खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, इंतजार करते हैं, आप डिस्कनेक्ट होके रिज्वाइन कर लीजिए, दोबारा से जुड़ जाइए। मैं एक बार करके आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कि बिल्कुल हाँ, नहीं आ रही है? अब स्पष्ट आ रही है सर, बीच में चली गई थी, अब दोबारा स्पष्ट आ रही है। सुनाइए सर, बोल। अब फिर चली गई है सर,
आपका चित्र भी चला गया है मेरे हाँ, ख्याल वो से। स्टक हो गए हैं सर, वो रिज्वाइन जब तक नहीं करेंगे ना तब तक क्लियर नहीं होगा। सर आप दोबारा से जुड़ जाइए एक बार। इस घर में वहाँ जी, अब आ वहाँ रही ये है। नेटवर्क की प्रॉब्लम है। फिर चलिए। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है सर। आवाज आ रही है कि बिल्कुल नहीं आ रही है, अब आ रही है। जी जी आ रही है बोलिए। रही है। और संग्रह इदम न मम उनका बड़ा महत्वपूर्ण संग्रह, और केवल कवि ही नहीं अच्छे गद्यकारों में उनका नाम है। उनकी गद्य लेख रचा, इस नाम से संस्मरण लेखन उन्होंने किया। जिन्होंने मुझे रचा, ये संस्मरण लेख धनलाल चतुर्वेदी का है और बख्शी जी का है। ये 3 लोगों का संस्मरण, इस और कुछ नीति और कुछ राजनीति, ये एक संग्रह उनका है। 2 संग्रह हैं, लगभग 12-13 संग्रह दर्शकों के कवि हो सकते हैं। सर फिर आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब होने लगी। ढूंढने की समस्या। ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि यही नेटवर्किंग की हाँ, समस्या। ये नेटवर्क है जो इंसान को नचाता है। हाँ हाँ, तो उसमें हम लोग फंस ही गए हैं। सबही नचावत राम गुसाई, यहाँ पर नेटवर्क सबको नचा देता है, वो वाली बात हो जाती है। समस्या सभी जगह, कभी पानी बरसता है तो कभी हवाएं चलती हैं, उसकी वजह से थोड़ा बहुत हाँ, दिक्कत हो जाती है। खैर जी अब आ रही है खैर सर, आवाज। आप बोलिए सर, अब आ रही है हाँ, आपकी आवाज। उन्होंने खुद अपने लिखा था, भवानी भाई ने, कि फूलों से बिधे मन मुझे न पड़े, फूलों से बिधे मन मुझे न पड़े। तो कहीं भी उनकी कविता में आपको प्यार नहीं दिखाई पड़ेगा, मानवता का व्यापक प्रेम दिखाई पड़ेगा, और शैली की ऐसी ऐसी योजनाएं दिखाई पड़ेंगी भवानी भाई की कि जो आप सोच नहीं सकते। छोटी बहरें हैं, छोटे छंद हैं, और तुक मिलाते हैं 2 पंक्ति का और फिर तुक बदल देते हैं। यही उनकी लोकप्रियता का राज है। भवानी भाई की जो शैली है, एक कविता भाग्यवान आपने पढ़ी होगी तो होगी, पता नहीं या कहीं भवानी भाई को आपने पढ़ा है कि नहीं। सर पढ़ा है। मैंने देखा ये कविता नहीं है, एक लंबी कविता है, एक लंबी कविता है वो, जिसने फागुन में डफ ठोके दिवाली में दीप जलाए, जिसने अमरूद खाया और जिसने तरबूज खाए, भारत के हर हर जवान वो भाग्यवान है, और भी शब्द में कहूं तो महिमा महान है। एक पंक्ति की कविता है, ऊपर से नीचे तक कहीं भी टूटती नहीं है वो पंक्ति, एक पंक्ति की, और इतनी लंबी कविता का शिल्प मैंने कहीं और नहीं देखा है, वो केवल भवानी भाई। व्यापक समाज भाई, इतना व्यापक सामाजिक सरोकार है भवानी भाई का। एक कविता मैं पढ़ दे रहा हूं, बसे वह प्यार की बस्ती कि जिसमें हर किसी का दुख मेरा सूल हो जाए, बसे वह प्यार की बस्ती कि जिसमें हर किसी का दुख मेरा सूल हो जाए, मुझे त्रिशूल भी मारे कोई यदि दूर करने में उसे। ये इस तरह का तुक था भवानी भाई का। तो गांवों से व्यापक लगाव रखने वाले भवानी भाई, जिन्होंने की गांव को सुधारने की तमाम कवायदें की, गांधी दर्शन का इतना बड़ा कवि, आज गांधी को गालियां दी जा रही हैं। आज तो मैंने व्हाट्सएप पर एक आलेख पढ़ा, उसमें गांधी जी को चरखा सुर लिखा हुआ था, चरखा सुर। अब जमाना ये आ गया, हम कितने कृतज्ञ लोग हैं, हम कितने देते किसी को। कोई गांधी होके क्यों नहीं दिखा देता, कोई गांधी होके दिखा दे। गांधी हो नहीं सकते, लेकिन गांधी को गालियां जरूर दी जाएंगी। ये आज के इस ऐसे समय में हम लोग रह रहे हैं, इतना असंगत समय है कविता के लिए। भवानी भाई आज रहते तो बड़ी मुश्किल होती उनके लिए।
माखनलाल चतुर्वेदी के एक श्रद्धांजलि सभा में वो गए थे अंत में, और वहीं पर उन्होंने भाषण दिया और सीने में दर्द की शिकायत उन्होंने की, और मौका ही नहीं दिया भवानी भाई ने, और इस धरती से कूच कर गए। तो भवानी भाई अपने शिल्प में, अपनी भावनाओं में, अपनी बातचीत की शैली के लिए इतने विचित्र कवि हैं वो कि सहज ही उनका आकर्षण किसी को भी मोह लेने के लिए पर्याप्त है। अपने बारे में उन्होंने लिखा कि देखो, मैं छोटी सी नदी नर्मदा के किनारे, छोटा सा पहाड़ विंध्याचल के आंगन में, मध्यवित्त परिवार, कहा कि अविचित्र लिखा है उन्होंने कि घटना विहीन और अविचित्र मध्यवित्त परिवार में मेरा जीवन रहा है। उनसे किसी ने पूछा कि जन्मतिथि, तो उन्होंने कहा कि जन्म कुंडली तो यार फाड़ के हमने नर्मदा में फेंक दिया, अब इतने से काम चलाइए कि होशंगाबाद जिला है, सिवनी ब्लॉक है मेरा, और मैं 1913 में मेरा जन्म हुआ है, इतने से काम चलाइए। तो भवानी भाई ने जो साधना की, भवानी भाई का जो व्यक्तित्व था, बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व, बहुत ही इस तरह का व्यक्तित्व जो कि कम लोगों को मिल पाता है। और इतना प्रेम पाया भवानी भाई ने कि जो भी कविता का पाठक होगा, लोग कहते हैं कि लोग कविता छायावाद से शुरू करते हैं, मैं कहता हूं कि छायावाद को हटा करके यदि आप भवानी भाई से कविता करना सीख जाएं, मैं छायावाद को कम आंक नहीं रहा हूं, मैं उसकी मूल्यवत्ता पर कोई संदेह नहीं कर रहा हूं, मैं निराला या पंत या प्रसाद जी या महादेवी के महत्व को कम नहीं करके आंक रहा हूं, मैं केवल शैली के दृष्टिकोण से, जिसके कारण अज्ञेय ने उन्हें शामिल किया था, भावों के कारण नहीं, जो एक ऐसी शैली थी, ऐसी सरलता थी, ऐसी संवादशीलता थी, जो शैली का गुण था, इसीलिए तो अज्ञेय ने उन्हें शामिल किया था द्वितीय तार सप्तक में। वो सब जब यदि सीखना है किसी नवोदित कवि को, तो भवानी भाई के पास जाना चाहिए। एक बड़ी फेमस कविता आजकल फेसबुक वगैरह पर भी आपने देखी होगी उनकी, चार कौए बनाम चार हौवे, उनकी कविता है, इमरजेंसी दौर की कविता है वो, जब संजय गांधी जीवित थे और हड़कंप मचा दिया था बूढ़ों के बीच में संजय गांधी ने, तो उसी समय की ये कविता है। कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर के, संजय गांधी को लेकर के, बरुआ या किसी और को लेकर के, चार लोगों के लिए वो कविता लिखा था उन्होंने कि अब बुलबुल और मैना सब खत्म हो गई, अब कौओं का राज है, उन्हीं के लिए लिखा था। इतना साहस किसके पास होगा? या तो नागार्जुन के पास से साहस था, जिन्होंने सीधे इंदिरा गांधी को कहा था, इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के मद में भूल गई बाप को, क्या उन्होंने कहा। उनसे पुरस्कार ले लिया था, लोगों ने पूछा कि आप उल्टा पुल्टा लिखते भी रहते हैं और जाके पुरस्कार ले लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि अरे क्या हुआ, उसके बाप का पुरस्कार थोड़ी था, पुरस्कार भारत का था, वो उधर से उठी, मैं यहां से उठा, उसने दिया और मैंने लिया। नागार्जुन ये कहते थे। बहुत इस साहस होना चाहिए ना, इतना साहस होना चाहिए ना। भवानी भाई में साहस था चार कौवे लिखने का, कि ये चार कौओं ने हड़कंप मचा रखा है भारतीय राजनीति और भारतीय समाज में। दर्द उसी को होता है जो किसी चीज को बनाता है और उसको बिगड़ते हुए देखता है। भवानी भाई ने देश को बनाया था, असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, वो जेल में गए थे, वो शिक्षक थे, स्वाधीनता सेनानी थे, जेल यात्री थे, संपादक थे, प्रोड्यूसर थे, कवि थे। एक कोई उनका कर्मवीर में तो उन्होंने बालमोहन नाम से, छद्म नाम से कविताएं लिखी थी। कर्मवीर आप जानते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रिका थी कर्मवीर, में बालमोहन नाम से वो कविताएं लिखते थे। तो बड़ी रहस्यमयता है उनके व्यक्तित्व में, लेकिन उतनी ही सरसता है। और वो जो कविता की संवेदनशीलता थी, कविता की संवादशीलता थी, वो फिर बाद में दिखाई नहीं पड़ी। मैं चूंकि मुझे जाना है एक जगह, और मैंने छूने की केवल कोशिश की है अपने इस छोटे से संवाद में, कि भवानी भाई के व्यक्तित्व को मैं आपके समक्ष खड़ा कर सकूं, भवानी भाई की कविता में आपकी रुचि को थोड़ा सा जगा सकूं। अब तो अध्यापन करते 37 साल गुजर गए, और इसी जून में मैं अवकाश प्राप्त कर रहा हूं।
लगभग 37 साल की सर्विस के बाद। और जो कॉलेज मेरा है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नहीं, वो गलत सूचना दे दी गई। कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एंड सोशल साइंसेज, ये मेरे कॉलेज का पूरा नाम है। ये ऑटोनॉमस कॉलेज है और 3 बार से ए ग्रेड में मूल्यांकित है, 3 बार से। तो उसमें मैंने अपनी सेवाएं दी, पढ़ाई लिखाई सब बीएचयू से हुई। ये बड़ा अच्छा अवसर मिला कि मैं देवियों के बीच में अपनी बात रखने का मौका पा सका। इसके लिए मैं पुष्पा श्रीवास्तव जी का, सारे आयोजकों का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने खींच खाच के मुझे इसके लिए आप सबका धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत आभारी हैं सर। आज बहुत उत्तम उद्बोधन और सहज रूप से आपने बहुत कुछ अच्छी बातें यहाँ पर बता दी। बताया कि प्रयोगवाद भाव क्षेत्र की नई शैलीगत आंदोलन था, और बताया कि साहित्य को जिंदा रखने के लिए लोक रस का होना परम आवश्यक है, और पाठक समुदाय को चाहिए कि जो अगर कोई गरीब है साहित्यकार या संस्कृति को जो समर्थन करने वाला, तो उसका सहयोग करना चाहिए। आपने भवानी प्रसाद मिश्र जी को बताते बताते बहुत कुछ आपने समाज के लिए भी बहुत कुछ बोल दिया यहाँ पर। और आपने बताया कि मानवता का व्यापक प्रेम के समर्थन करते थे। वो तुच्छ प्रेम नहीं बल्कि मानवीय प्रेम के बारे में लिखते थे भवानी प्रसाद मिश्र। बहुत सुंदर उद्बोधन, और लग रहा था कि सुनते जाएं, क्योंकि ये उद्बोधन ऐसा नहीं था कि औपचारिक लग रहा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप अवकाश प्राप्त करें तो आपको विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान में बहुत काम है, यहाँ आइए। और और यहाँ पर हम उद्बोधन के अलावा काफी यहाँ पर आप की जो उद्बोधन दिया उससे लगता है कि यहाँ पर बहुत काम है आपके लिए। तो हमेशा स्वागत है इस संस्था में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। कोई अच्छा उद्बोधन सुनने को मिलता है तो संचालक को भी अच्छा लगता है, क्योंकि पूरे समय वो बैठ के हमें तो सुन ही रहता है। तो आपका उद्बोधन बहुत अच्छा था, सहज रूप से खाली हो आपने जाऊंगा तो जुड़ा रहूंगा। बहुत अच्छा उद्बोधन दिया। धन्यवाद, आप आए हमारे इस मंच पर, हम आभारी हैं सर। आते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। और अब चलते हैं अगले वक्ता की ओर। सचमुच यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मैं मध्य प्रदेश की हूँ, और मैंने वो सतपुड़ा के घने जंगलों को ऐसे छुआ है, वहाँ की हवाओं को। और भवानी प्रसाद मिश्र जी की जो कविता थी सतपुड़ा के घने जंगल, उसमें मैं कहीं ना कहीं डूब जाती हूँ। और जब मैं वहां पचमढ़ी के उधर घूम रही थी तो मुझे ये कविता याद आ रही थी कार के बाहर हाथ निकाल के, जो उनकी हवाओं को छूते हुए। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख मीचे, घास चुप है काश चुप है। और हम भी चुप हैं, क्योंकि अगले वक्ता की ओर बढ़ रहे हैं, चुपचाप सुनेंगे उनको। और आशा करती हूँ कि अच्छा ही होगा उद्बोधन। आदरणीय डॉक्टर अर्चना चतुर्वेदी जी, जो कि अध्यक्ष हैं हिंदी विभाग से, इंदौर मध्य प्रदेश से, ससम्मान स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन है उनका इस आभासीय पटल पर उद्बोधन हेतु। और आप तो सतपुड़ा के पास में ही हैं, होशंगाबाद के भी पास में है। स्वागत है, स्वागत। मैं सन्नाटा हूँ फिर भी बोल रहा हूँ, ये सर खटखट सब मेरी है, यह रहस्य मैं खोल रहा हूँ। बिल्कुल भवानी प्रसाद मिश्र की कविता के साथ मैं अपने उद्बोधन का प्रारंभ करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने पटल पर उपस्थित सभी सम्मानित जनों का स्वागत करती हूँ, सबका अभिनंदन करती हूँ। सर ने इतना बढ़िया उद्बोधन दिया, राधेश्याम सर ने इतना अच्छा दिया कि अब मेरे पास तो कुछ बोलने को बचा ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ। बट ठीक है, मुझे अवसर दिया गया तो मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मैं भी अपनी बातों को आपके सामने रख सकूं। तो सम्मानित पटल पर उपस्थित सभी जनों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ, उनका अभिवादन करती हूँ। तो ऐसा कहा जाता है कि द्वितीय तार सत्य के जो प्रमुख कवि थे वो भवानी प्रसाद मिश्र थे। सबसे पहले ही उनको स्थान प्राप्त हुआ था इसमें। और इनका जो जन्म है वो अपने टिगरिया ग्राम के जो जिला होशंगाबाद है वहाँ पे मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। तो हम गौरवान्वित है कि वो इतने महान कवि हमारे प्रदेश से जन्मे हैं। वे कवि होने के साथ साथ बहुत ही बड़े गांधीवादी विचारक भी थे। उनकी कविताओं में ऐसे कहते हैं कि चरखे की लय जैसे जुड़ती है, वैसे उनकी कविताओं में चरखे की लय के समान से लगातार सब छंद और लय जुड़ते चले गए, इसलिए उनको कविता का गांधी भी कहा जाता है। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जो भी कुछ लिखा है, मतलब पूरे जीवन में अनुभव किया है, वही उनकी कविताओं में व्यक्तित होता है। गांधीवादी दर्शन के वो बहुत ज्यादा विचारक, मतलब बहुत ही ज्यादा कहते हैं प्रशंसक थे, और उनकी कविताओं में वो सब हमें देखने को मिलता है।
उनका जो प्रथम गीत था उसका नाम था गीत फरोश, जिसमें उन्होंने एक नई शैली में कविता का लेखन करना प्रारंभ किया। जब उस समय जब सभी जगह विषयों का, शब्दों का अतिरेक बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ऐसे था कि सारे सब लोग चमत्कार उत्पन्न करने में लगे हुए थे। ऐसे समय में उन्होंने सहज भाषा में अपनी कविताओं को लिखना चालू किया, जिससे कि क्या हुआ कि आम जनता के साथ वे अपने आप को जोड़ सके। अपना उस समय के जो कवि थे, उस समय उनकी कविताओं में ऐसा माना जाता है कि जो भी आम बोलचाल की भाषा है, उसका हमें बहुत ज्यादा प्रयोग देखने को मिलता है। समाज की जो समस्याएं हैं, उन्होंने उसका चित्रण भी अपनी कविताओं में बहुत ज्यादा किया है। गांधीवादी दर्शन के कारण उनकी कविताओं में एक ठहरा हुआ आक्रोश हमें दिखाई देता है, पर उनका जो आक्रोश है वो ऐसा नहीं है कि प्रतिशोधात्मक नहीं है। उनका ये क्या भावों की अभिव्यक्ति है। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान निकालने का प्रयास करो, ना कि लगातार खाली प्रतिशोध करने से कार्य नहीं चलेगा या प्रतिवाद करने से सब कुछ नहीं होगा। तो हमें उसका कुछ ना कुछ हल भी निकालना पड़ेगा। जब तक हम हल नहीं निकालेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। तो इस प्रकार की भावना हमें उनकी कविताओं में देखने को मिलती है। तो उनका वो कई बार वो खुद भी जीवन में बहुत बार निराश हुए, तो उनकी जो कविताएं हैं वो हमको ऐसा सिखाती हैं कि हम निराशा की गर्त से कैसे बाहर आ सकते हैं। वे कई बार अपने जीवन में 7 बार, उनको ऐसा कहा जाता है कि 7 बार वो मौत के मुंह में गए और वापस आए। तो उन्होंने सब कुछ अपने जीवन में महसूस किया। आजादी के पहले वो बहुत सी चीजों से वो लड़े भी थे। आजादी के पहले वो अपने गुलामी के साथ लड़े, आजादी के बाद अपने तानाशाही के साथ लड़े, और जब अपना आपातकाल अपने देश में छाया तो उस समय की समस्याओं के साथ भी उन्होंने बहुत ज्यादा मुकाबला किया। और पर तो उसके बाद वो जेल भी गए, और जैसा सर ने बताया कि इतने वर्षों तक 14 वर्षों तक उनको जेल में रहना भी पड़ा। तो जब उसके समय भी उन्होंने लगातार अपना काव्य लेखन किया, तो जेल में रहने समय भी तीनों समय में वो अपनी कविताएं लिखते थे। और जो उनकी सारी कविताएं हैं उस समय लिखी हुई कविताएं, वो त्रिकाल संध्या के नाम से प्रकाशित हुई। और वे आम जन की जो कविताओं के कष्ट को बताने का प्रयास उसमें किया। और उन्होंने, जैसा उन्होंने सर ने भी बताया था कि जिस तरह मैं बोलता हूँ उस तरह तू लिख, और इसके बाद भी मुझसे बड़ा तू दिख। भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविता है वो हिंदी की जो सहज कविता है, इस सहजता के साथ उन्होंने अपने सब कुछ बताने का प्रयास किया अपनी कविता में, इसीलिए उनको कविता का गांधी भी कहा जाता है। मिश्र जी के विषय में बताते हैं कि जो उनका घरेलू है, तो जैसे उनके अपने जीवन में आसपास जो भी वस्तुएं हमें देखते हैं, उन सबको भी उन्होंने कविता में शामिल किया है। जैसे आंगन का पौधा है, शाम है, दूध दिखती पहाड़ की चोटी है, ये सब भी उनके परिवार का हिस्सा है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम के ऊपर भी कविताएं लिखी हैं, पर जो उनकी कविताएं उसमें श्रृंगारिकता हमें देखने को नहीं मिलती है। उनकी जो कविताएं हैं वो प्रेम की सहजता को बताती हैं और सहभागिता को बताने का प्रयास करती है। उनकी कविताओं में बहुत ज्यादा कई बार हमें व्यंग्य भी देखने को मिलता है, तो व्यंग्यात्मक है वो भी देखने को मिलता है, वो टोन भी देखने को मिलता है। ये सब उससे उनका कविताएं भरपूर है, पर कहीं भी उनकी कविता अपनी मर्यादा को लांघने का प्रयास नहीं करती है। वो प्रतिक्रियात्मक ना होकर सृजनात्मक ही होती है। वो घर की ना जो उनकी घर की याद कविता में जब उन्होंने उस समय लिखी है जब वो जेल में थे, और जब जेल के प्रवास के दौरान उनको अपने अकेलेपन और विस्थापन की जब की टीस उनको पहचानी पड़ी, उस कविता को, उसके टीस को उन्होंने अपनी कविता में व्यक्त किया है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन फिरता रहा है, घर नगर में तिर रहा है, घर को मुझसे दूर है, घर खुशी से पूर है, पर वो मुझसे दूर है। तो जो उनका जो पीड़ा है घर से दूर होने की, वो भी उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। जैसा कि अभी मैडम ने, रश्मि चौबे मैडम ने बताया कि सतपुड़ा के घने जंगल उनकी एक ऐसी प्रकृतिवादी कविता है जिसमें उन्होंने बिल्कुल जंगल की भावनाओं को सहज भाव से व्यक्त किया कि सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँगते अनमने जंगल, धस सके तो धसो उसमें, धस न पाती हवा जिसमें। उन्होंने उसको बताया कि जंगल इतने घने हैं कि उसमें हवा तक नहीं घुस सकती, पर उसमें अगर आप अपने घुसने का प्रयास करोगे तो प्रकृति के रहस्य को बहुत अच्छे से देख पाओगे। तो जो हिंदी साहित्य है, तो उनको उनकी बहुत महत्वपूर्ण देन है कि उन्होंने लोक भाषा में और लोक जीवन की समस्याओं को समझते हुए सहज भाव से अपनी कविता को लिखा है, और उससे उनकी जो कविता है वो बहुत ज्यादा विकासशील हो गई। जो कविता को उन्होंने जीवन में ऐसा माना है कि जो कविता अपने कर्म में जीवन को बताने का प्रयास करती है। हम कविता के द्वारा अगर हम लगातार लिखते हैं कविता, तो हमारा जीवन भी लगातार चलता चला जाता है। उन्होंने बहुत सारे व्याघातों को महसूस किया है। वो बहुत सारी समस्याओं को समझ सके पहनने के बाद भी वो लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करती है। आज की जो अपनी परिस्थितियां इतनी खराब हैं, उस समय अगर हम ऐसा मान के बैठ जाए कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, तो यही परिस्थितियां ही हमें कई बार सही रास्ता दिखाने का भी काम करती है। ऐसे में अगर हम किसी व्यक्ति को देख रहे हैं कि वो व्यक्ति बहुत परेशान है, वो चिता में गिर गया है, और उसको देख के हम अनदेखा कर रहे हैं, हमारी संवेदनाएं पूरी तरह मर चुकी। उनकी जो कविता है उसमें, जैसे उनकी एक कविता है उसमें उन्होंने व्यक्त किया है, इस तरह के लोग इसमें लगे, तू तपने लगे, तू बैठा क्या देखता रहेगा, हाय इतना सुख जलन के बीच तू कैसे सहेगा। कवि की कृतियों में कवि धर्म और उसके प्रति पूरी निष्ठा उन्होंने दिखाई है। जीवन के अंतिम समय में जब वो साहित्य साधना में लगातार लिख लेना चाहते हैं, उनका ऐसा मानना है कि जब तक हमारा जीवन है तब तक हमें लगातार कविता करना है, क्योंकि अगर हम कविता करते रहेंगे तो हमारा जीवन चलता रहेगा।
उनका जीवन जीने की चीज है, मतलब है, काटने की चीज नहीं है। हमको सिर्फ जीवन को काटना नहीं है, जीवन को जीने का प्रयास करना है। और जीवन को जीने के लिए आवश्यक है कि हमारे पास कोई ऐसा कार्य हो जिसमें हमारा मतलब मन लगे, हमें उसकी रुचि हो, अभिरुचि हो। अगर ऐसे कार्यों में हम जुड़ते हैं तो हमारा जीवन बहुत अच्छे से कटता है। उन्होंने हमेशा प्रयास किया कि ठीक है ना, कई बार हमारे पास आवश्यकताएं जो है हमारी पूर्ति नहीं हो पाती। हम कई बार बहुत ऐसी जगह पहुंच जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, हम अवसाद में गिर जाते हैं। पर अवसाद में गिरना किसी समस्या का समाधान नहीं है, हमको उससे बाहर आना पड़ेगा। और उसके लिए बहुत अच्छा साधन है कि आप कोई कविता करते हो या कोई भी आप गीत लिखते हो, तो अपने मन की भावनाओं को आप व्यक्त कर पाते हो और उससे आप समाज के साथ भी जुड़े हुए रहते हो। तो उन्होंने ये बताया कि जीवन जीने के लिए आवश्यक है कि आप लगातार किसी ऐसी मतलब वस्तु के साथ जुड़े जो आपको आनंद प्रदान करती है। तो आप अपने आप, जो आजकल के अपन कह रहे हैं कि डिप्रेशन बहुत बढ़ गया, आजकल हर किसी के मुंह से हम डिप्रेशन शब्द बहुत ज्यादा सुन रहे हैं कि बच्चे हैं वो भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। क्योंकि कारण क्या है कि हम कहीं भी अपनी बातों को किसी के साथ भी हम बांट नहीं सकते। आजकल दिखावे के कारण, प्रतिस्पर्धा के कारण हम चीजों को आपस में किसी के साथ बांटना प्रयास नहीं करते, बांटने का प्रयास नहीं करते, तो उससे हमारे मन में अवसाद आ रहा है। तो अवसाद को खत्म करने का एक ही रास्ता है कि आप किसी ऐसी आनंददायक वस्तु के साथ जुड़ जाएं, किसी चीज के साथ जुड़ जाएं जो आपको आनंद देती है। तो यही बात भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं में भी हमें देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कविता के साथ अगर आप जुड़े रहोगे तो आप आसानी से अपना जीवन जी पाओगे। उन्होंने ऐसा प्रतीत होता है कि जो उनका साहित्य सृजन है उसमें उन्होंने सारी चिंताएं, सब सूक्ष्म चिंतन है उसको भी व्यक्त करने का प्रयास किया। उनकी कविताओं में जीवन के बहुत हमें खट्टे मीठे अनुभव देखने को मिलते हैं और वो अनुभव हमें अपनी उनकी कविताओं में सहज शब्दों में देखने को मिलते हैं। उनके शब्द में कब कहीं भी ऐसे शब्द बहुत कठिन नहीं, जब उस समय बहुत ही भारी भरकम शब्दों का प्रयोग हो रहा था तत्सम शब्दावली का, तो उन्होंने सहज शब्दावली में अपने शब्दों को बताया। जब उनके ऊपर ये गीत फरोश उन्होंने लिखा, उनके ऊपर ये आरोप लगा कि वो अपने गीत बेच रहे हैं, तो उन्होंने इस बात को स्वीकारने में उनको कोई तकलीफ नहीं। बोले जब लोग अपना ईमान बेच रहे हैं, अपना धर्म बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं, तो मैं तो सिर्फ गीत बेच रहा हूँ। हाँ भाई, मैं हूँ गीत बेचता हूँ, हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह के किस्म किस्म के मैं गीत बेचता हूँ। तो उनको इस बात से कोई गुरेज नहीं, ये बताने में कि वो गर्व वहां पे जा रहे हैं, फिल्मों के लिए गीत लिख रहे हैं। तो उन्होंने इस बात को कभी छिपाने का प्रयास नहीं किया। बोले जब लोग अपना ईमान धर्म बेच रहे हैं तो हम तो कम से कम गीत ही बेच रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है? अगर जीवन जीने के लिए हमें ये कार्य करना पड़ रहा है तो भाई हमारी आवश्यकता है, इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं। तो ये सब चीजें, ये सारी भावनाएं हमें उनकी कविता में देखने को मिलती हैं और ये सारे अनुभव ही हम पहचान पाते हैं कि भाई वो इतने सहज कवि थे। उन्होंने अब अपनी जो भी कविताएं लिखी हैं उसमें भले वो पश्चिमी दर्शन से प्रभावित है, मार्क्सवाद से भी प्रभावित है, पर उनकी अभी कविताओं में अश्लीलता से उन्होंने पूरी तरह से बचने का पूरा प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि हमें अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए अश्लीलता का दिखावा करना आवश्यक नहीं है। अभिव्यक्ति, उन्होंने कहा कि अभिव्यक्त करना स्वयं को एक बात, उगाड़ा होना दूसरी बात। मैं दूसरी बात को से बचना चाहता हूँ, अंदर बाहर सब कुछ संभाल कर शील को दिखाना चाहता हूँ। इस प्रकार की जो मिश्र की जो रचनाएं हैं उसको उन्होंने सहज तरीके से अपनी बात को बताने का प्रयास किया है। वो बहुत बड़े मतलब कवि और मतलब लेखक रहे, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। उनके जो उनका काव्य संग्रह बहुत बृहत है, उन्होंने 18 काव्य संग्रह लिखे, एक खंड काव्य, 2 गद्य संग्रह और बच्चों और प्रौढ़ों के लिए बहुत सारी रचनाएं लिखी है। भवानी प्रसाद मिश्र को इस हर परिस्थिति, हर पर्यावरण उसके युग के लिए कवि के रूप में जाना जाता है। उन्हीं वी रस्सी और जो के काव्य संग्रह पर उन्हें साहित्य का अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। 1981-82 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा उनको मतलब साहित्यकार सम्मान और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी उनको बहुत शिखर सम्मान प्राप्त हुआ। तो ऐसा हम कह सकते हैं और उन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त हुई। तो ऐसे कवि को, ऐसे महान व्यक्ति को, ऐसे जब की बारीकी की रचना हम जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो जमीन से जुड़े हुए थे। हर जगह उनकी मतलब भावनाएं जो है हमें आसानी से देखने को मिल रही है। जो प्रयोगवाद आया था और नई कविता, उन दोनों का मिश्रण हमें उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। जैसा कि कहा जाता था कि उनका जो काव्य है वो स्वतंत्रता के बाद लिखा हुआ काव्य है, तो उनमें मार्क्सवादी चिंतन भी है, स्वीकार करते हैं उस बात को। पर उनका जो चिंतन है वो विध्वंसात्मक नहीं है, उनका सृजनात्मक है। वो आगे मतलब चीजों को जोड़ने में विश्वास करते हैं, तोड़ने में विश्वास नहीं करते हैं। उनके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जो उन्होंने इसका चित्रण किया एक ऐसे व्यक्ति का जो कि मतलब बहुत ही मतलब निराशावादी हो गया, वो भूखा नंगा है, उसका भी चित्रण उनका भी कविता में देखने को मिलता है कि है शपथ तुम्हें करुणा कर की, है शपथ तुम्हें उस नंगे की जो भीख स्नेह की मांग कर मर गया। सख्त बात नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह जरा देकर देखो। उन्होंने कहा कि अपने अंदर की भावना को जो तुमको कोई ऐसा दिखाई दे रहा है विपन्न, तो उसके ऊपर अपनी भावनाओं को बरसाने का प्रयास करो। मतलब न के साथ उसके साथ सख्ती करो, उसके साथ उसको अगर आप उसका नरमाई से पेश आओगे, उसकी समस्याओं का समाधान करोगे, तो वो व्यक्ति हो सकता है कि वो आगे बढ़ जाए। तो इस प्रकार की जो उन्होंने प्रेरणा अपनी कविताओं के माध्यम से देने का प्रयास भी किया है। छायावाद के बाद भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं में संतों का भी अनुकरण हमें देखने को मिलता है। उनका स्वभाव कबीर से बहुत ज्यादा मिलता है। जैसे कबीर जो भक्कड़ कवि थे, जो भी उनके मन में आता था
वो अपनी कविताओं में व्यक्त करते थे। ऐसा ही तो कुछ हमें भवानी भाई की भी रचनाओं में देखने को मिलता है। उन्होंने इसको इस बात को कोई जोखिम उठाने के लिए वो हर जगह तैयार। उनका मानना ये है कि अगर हम अपने शब्दों से समाज को सुधार नहीं सकता, तो फिर उसका शब्दकार होना मेरे कवि होना व्यर्थ है। तो उनका शब्दकार को अगर जरूरत पड़े तो अपने शब्दों पर मरना चाहिए और अपने आप को उसके द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। नई कविता में गांधी दर्शन का जो आस्था का स्थान है, ये सब कुछ भवानी प्रसाद की ही देन है। उनका कविता में प्रकृति वर्णन, मानव संवेदना, सामाजिक चिंतन सब कुछ देखने को हमें मिलता है। जो श्री मिश्र जी की काव्य विधान है, उसमें नई नई कवियों के लिए बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं आदर्श का उपस्थित उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि वैचारिक दर्शनों में भले हम पश्चिम को स्वीकार करें, उसको माने। उन्होंने जैसे सर ने बताया भी कि भाई उन्होंने बहुत पश्चिमी दर्शन को स्वीकार किया है, उनकी कविताओं में उसका असर देखने को मिलता है। पर उनका ऐसा मानना है कि भले हम उसको स्वीकार करें, उसको देखें, पर हम अपने भारत की मिट्टी से जुड़े रहें। अपने देश की मिट्टी को हमें नहीं छोड़ना है। और इसी का पूरा ध्यान उन्होंने अपनी रचना में कर रखा है। उनका जो बोलचाल की भाषाओं में शब्दों का जो प्रयोग किया है और जो उनके छंद हैं, वो खनकते हुए हैं और ऐसा लगता है कि वो हम सबकी भावनाओं को आसानी से व्यक्त कर पा रहे हैं। उनकी बुद्धानी रचनाओं में भारतेंदु का असर दिखाई देता है, निराला का दिखाई देता है, केदारनाथ का दिखाई पड़ता है। और वे इस प्रकार सभी की संवेदनाओं को साथ लेकर के चलने का उन्होंने प्रयास किया है। तो हम देखते हैं कि भवानी भाई मतलब उस समय की आवश्यकता को प्रस्तुत करने वाले बहुत ही अच्छे कवि थे। जब उनकी शांति वेलाई जीवन में, तो दिल्ली में जब नरसिंहपुर के पास जब किसी कार्यक्रम में वहां आए थे, वहीं पर उनको दिल का दौरा पड़ा और वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली। तो ऐसा कहा जाता है कि अंतिम समय पे उन्होंने कोई परिवार वालों से कोई सेवा नहीं करवाई। और उनके द्वारा जो बहुत बड़ी बड़ी कविताएं लिखी गई हैं, उसमें कुछ कविताओं की पंक्तियों को उद्धृत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। हम रात भर तैरेंगे और अगर डूब नहीं गए तो सवेरे तक कोई ना कोई डोंगी या कोई ना कोई नौका फिर देगी हमें मौका धरती पर पहुंचकर उथल पुथल करने का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैंने प्रयास किया मैडम, पर मेरे को बहुत कम समय गया। 2 दिन पहले हमको देवजी सर ने कहा कि आपको बोलना है। मैं सर ने पूरी कोशिश करूंगी, पर ठीक है, जितना समय अभाव के कारण जितना बोल पाई नहीं, आपने मैंने अपने आप को व्यक्त करने का प्रयास किया है। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद आपको सबको बहुत 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 जल्दी और सभी चीजों को छूते हुए निकले हो आप। लगभग सभी चीजों को छुआ है आपने। और शायद आपके मन में यही था कि समय कम ना पड़ जाए, इसलिए आपने बहुत अपनी गति अच्छी रखी, जिससे कि सारा आपका उद्बोधन हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदया। आपने बताया कि जीवन काटने की नहीं, जीने की चीज है। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने सिखाया हमको जीवन जीने के लिए, आनंदमय जीवन दिए, जिससे कि डिप्रेशन वगैरह की जो मानसिक अवसाद आजकल हो रहे हैं वो ना हो। और खट्टे मीठे अनुभव सहज रूप से देखने को मिलते हैं इनकी कविता में। पद्म भूषण से सम्मानित है, अन्य सम्मानों को भी गिनाया आपने अपने उसमें। और जमीन से जुड़े कवि थे, जोड़ने में विश्वास रखते थे, तोड़ने में नहीं। और शब्दों से समाज को सुधारना चाहते थे, ये बहुत बड़ी बात थी उनकी। और आपके उद्बोधन से बहुत अच्छी जानकारी मिली और अच्छे अच्छे मैसेज में भी कुछ मुझे लगता है आया है आपके लिए, आप पढ़िएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने यहाँ पर कम समय में अपनी सारी जानकारी को समेटते हुए यहाँ पर अपने उद्बोधन में व्यक्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदया। और आप ऐसे ही इस पटल पर आते रहें, ऐसी कामना करती हूँ। आभार व्यक्त करती हूँ आपका। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आप सबको बहुत बहुत आभार। आपने मेरा अवसर प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब चलते हैं अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं अखिलेश्वर साहू जी, डॉक्टर रणजीत सिंह अरोरा जी, जया कला जी, रोहित पारधी जी और जायसवाल जी, दीनबंधु आर्या जी, उपमा आर्या जी और रश्मि लहर जी। और उसके अलावा भी अगर किसी का नाम रह गया हो तो सभी का हार्दिक अभिनंदन है, क्योंकि आप सभी के जुड़ने से ही यह मंच सुशोभित होता है और इसकी गरिमा बढ़ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अब हम चलते हैं अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु। इनको ससम्मान आमंत्रित करती हूँ। घर की ये अगर विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान को, इस मंच को हम घर समझे तो घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे प्रताप के घर। और ये आदरणीय रामटेके मैम तो हमारी माँ समान है विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की। कहते ना मुखिया मुख सोचा ही है, तो उन्हीं मिश्र जी की चंद पंक्तियों से। और माँ बिन पड़ी मेरी दुख में वह गड़ी, मेरी माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिकर। बहुत अच्छी उनकी माँ अनपढ़ थी, लेकिन हमारी इस विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की जो माँ है
वो पढ़ी लिखी है, उनको सादा आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर विजय लक्ष्मी रामटेके जी, जिनका अध्यक्षीय उद्बोधन सुनने के लिए हम सभी लोग लालायित रहते हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा भी हैं और अध्यक्ष विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान भी हैं। पूर्व कुलानुशासक है, नागपुर महाराष्ट्र से। ससम्मान स्वागत है आदरणीय महोदय, आपके अध्यक्षीय उद्बोधन है तो स्वागत। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, आज थोड़ा सा मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम आ रहा था, कोई बात नहीं। मेरी आवाज आप तक आ रही है ना? आवाज आ रही है? हाँ, स्पष्ट आ रही है जी, स्वागत है। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश की हमारी राष्ट्रीय आभासी गोष्ठी में आज का विषय है प्रयोगवाद, भवानी प्रसाद मिश्र एवं उनकी रचना। हमारे परम आदरणीय डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी सर, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश त्रिपाठी सर और इस पटल पे उपस्थित जो भी हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं उन सबको मैं सादर नमन करती हूँ। संयोजिका हमारी पुष्पा श्रीवास्तव मैडम, सरस्वती वंदना बहुत सुंदर प्रस्तुत की है मंजरी गाडगिल मैडम ने। उन्होंने इतना सहस्वर सुनाया, बहुत सुंदर। स्वागत करता हमारी रजनी प्रभाकर मैडम की और हमेशा से संचालन के लिए डॉक्टर रश्मि चौबे मैडम, वक्ता डॉक्टर राधेश्याम सिंह सर और दूसरी वक्ता हमारी डॉक्टर अर्चना चतुर्वेदी मैडम। आभार व्यक्त करने के लिए डॉक्टर मुक्ता कौशिक मैडम जुड़ी हुई है। हमारे जो पहले वक्ता थे उन्होंने बताया कि प्रयोगवाद शैली क्षेत्र का आंदोलन था, भाव क्षेत्र का नहीं। और उन्होंने भवानी प्रसाद मिश्र के जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे प्रसंगों में अवगत कराया जो शायद हमारे लिए हम नहीं जानते। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मुझे लगा हमारी दूसरे वक्ता अर्चना चतुर्वेदी मैडम ने कहा कि कविता का गांधी कहा जाता है भवानी प्रसाद मिश्र जी को, क्योंकि वे गांधीवादी थे और बहुत ज्यादा गांधी के भक्त थे। तो इस तरह दोनों वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें बहुत अच्छे से रखी हैं। अब हम लोग हमारा विषय जो आज का है प्रयोगवाद, भवानी प्रसाद मिश्र, आगे आते हैं। तो प्रयोगवाद एक साहित्यिक आंदोलन मुख्य रूप से कविता में नवीन प्रयोगों पर केंद्रित था, जिसमें पारंपरिक शैली, विषय वस्तु और अभिव्यक्ति के तरीकों को चुनौती दी। चुनौती कैसे दी गई थी कि जो अब तक चल रहा था, जो प्रचलित था, उसको कहीं ना कहीं खंडित करके कुछ नई दिशा देने का जो प्रयास था, इसलिए इसको चुनौती का। प्रयोगवादी कवियों ने नए नए प्रयोग किए, रूप, भाषा, संरचना, विषय वस्तु के साथ में प्रयोग करते रहे। प्रयोगवाद ने व्यक्तिगत अनुभव और भावनाओं को महत्व दिया। प्रयोगवाद ने कल्पना और प्रतीकात्मकता को महत्व दिया, लेकिन साथ ही सामाजिक और राजनीतिक चेतना का भी उन्होंने ध्यान रखा है। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरा सप्तक के प्रथम कवि माने जाते हैं। उनकी कविताओं में गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। भवानी प्रसाद मिश्र को भवानी भाई भी कहा जाता है, जैसा कि हमारे पहले वक्ता ने बताया। उन्होंने आकाशवाणी में काम किया, कई फिल्मों के गीत लिखे, संवाद लिखे और फिर जैसा कि उन्होंने कहा कि बम्बई से निराश होकर वो लौट आए। इनका जन्म 29 मार्च 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया ग्राम में हुआ। उनके पिता का नाम सीताराम मिश्र, माता का नाम गोमती देवी। कहते हैं कि उनके पिता घर में उन्हें रामायण का पाठ कराते थे और कविताएं भी सुनाया करते थे, तो वहीं से उनको कविताएं लिखने की प्रेरणा मिली। इनकी प्रमुख रचनाओं में गीत फरोश, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती जो कि बहुत प्रचलित है, कि कई सालों तक उन्होंने उसी पर काम किया है, बुनी हुई रस्सी, इदम नमम, शरीर कविता, फसलें व फूल, मानसरोवर दिल, तू उसकी आंख इत्यादि है। इनकी भाषा, इनकी काव्य की भाषा बोलचाल की सामान्य भाषा है। जैसा कि आपने भी पहले कहा था, उनका जो सन्नाटा कविता है कुछ ही पंक्तियों की है जो बहुत कुछ बोलती है। सन्नाटा चूंकि शांति और बिल्कुल चुप्पी को कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा सन्नाटा बोलता है। तो पहले अपना नाम बता दूं तुमको, फिर चुपके से चुपके अपना धाम बता दूं तुमको, तुम चौंक नहीं पड़ना यदि धीमे धीमे मैं अपना कोई काम बता दूं तुमको। कुछ लोग भ्रांतिवश मुझे शांति कहते हैं। सन्नाटे को वो उसका विश्लेषण कर रहे हैं कि कुछ लोग भ्रांतिवश मुझे शांति कहते हैं, निस्तब्ध बताते हैं, कुछ चुप रहते हैं। मैं शांत नहीं, निस्तब्ध नहीं, फिर क्या हूँ? अगर मैं शांत नहीं, निस्तब्ध नहीं, फिर मैं क्या हूँ? मैं मौन नहीं हूँ, मुझ में स्वर बहते हैं। मैं मौन नहीं हूँ, मुझ में स्वर बहते हैं। मैं सन्नाटा हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ। मैं शांत बहुत हूँ,
फिर भी डोल रहा। अभी जैसे एक कविता का उल्लेख किया गया था, चार कौवे, जो उन्होंने कहा था कि जो भी उस समय की सत्ता थी, सत्ता पक्ष को लेकर कुछ निराशा में, तो इसमें कुछ व्यंग है, पीड़ा है। ये एक रचना ही मैं आपको सुनाती हूँ, सच में बहुत अच्छी रचना है, इसलिए सुनाना चाहूंगी। बहुत नहीं सिर्फ चार कौवे थे काले, बहुत नहीं सिर्फ चार कौवे थे काले, उन्होंने तय किया कि सारे उड़ने वाले उनके ढंग से उड़े, रुके, खाएं और गाएं। वे जिसे त्योहार कहें सब उसे मनाएं। कभी कभी जादू हो जाता दुनिया में, दुनिया भर के गुण दिखते हैं और अनगुनिया में, मतलब अगुनिया जिसमें अवगुण, उसमें लोगों को गुण नजर आते हैं। थे अवगुणीय चार बड़े सरताज हो गए, थे अवगुणीय चार बड़े सरताज हो गए, इनके नौकर चील गरुड़ और बाज हो। हंस मोर चातक गौरैया किस गिनती में, हाथ बांध कर खड़े हो गए सब बिनती में। हुक्म हुआ चातक पक्षी रट नहीं लगाए, हुक्म हुआ चातक पंछी रट नहीं लगाए, पीऊ पीऊ को छोड़ कांव कांव ही गाए। 20 तरह के काम दे दिए गौरैयों को, खाना पीना मौज उड़ाना छुट भइयों। कौओं की ऐसी बन आई पांचों उंगलियां घी में, बड़े बड़े मंसूबे आए, उड़ने तक के नियम बदल कर ऐसे ढाले, उड़ने वाले सिर्फ रह गए बैठे ठाले। आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ सुनाना बहुत कठिन है, यह दिन कवि का नहीं चार कौवों का है। उत्सुकता जग जाए, उत्सुकता जग जाए तो मेरे पास आ जाना, लंबा किस्सा थोड़े में किस तरह सुनाना। ये कवि कहता है, उसकी वेदना, और कहता है कि अगर इसका कोई विस्तार चाहिए तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा। कुछ पंक्तियों में लिखकर मैं आपको वो बातें नहीं समझा सकता जो मैं सुनाना चाहता हूँ। अगर आपकी रुचि है तो आके मुझसे मिलिए। भवानी प्रसाद मिश्र की हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ थी। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, जैसा कि अभी वक्ताओं ने बताया है। हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना का उन्होंने संपादन किया। आकाशवाणी से जुड़े थे। इनको 1972 में बुनी हुई रस्सी काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। मध्य प्रदेश शासन से का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार तथा भारत सरकार द्वारा वे पद्मश्री से सम्मानित हुए। इनके काव्य में समाज सुधार की भावना देखी जा सकती है। निम्न वर्गीय किसानों, मजदूरों से जुड़ी समस्याओं का वर्णन किया है। इनकी रचनाओं में ग्रामीण जीवन और संस्कृति का वर्णन हमें मिलता है। इनकी भाषा सहज, सरल, स्वाभाविक है। भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत शब्दों के साथ तत्सम तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग मिलता है। मुहावरों व अलंकारों का प्रयोग मिलता है। अतः भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक और बहुत आकर्षक है। कवि की संवेदना कहीं बहुत सूक्ष्म और आत्ममग्न है, जैसे कि उनकी रचना है कमल के फूल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख इत्यादि, और कहीं बहुत प्रत्यक्ष और परिवेश संपृक्त है, जैसे सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश इत्यादि। गांधीवाद पर अत्यधिक आस्था होने के कारण गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन इन्होंने किया है और उन्होंने कई सालों तक काम किया, जैसे कि हमें इसके पूर्व वक्ताओं ने बताया। 1939 में लिखी कविता सतपुड़ा के घने जंगल ऐसे तो पढ़ने में लगता है किसी जंगल का वर्णन करने वाली सामान्य रचना है, लेकिन कवि घने जंगल के माध्यम से कहना चाहता है जीवन हमेशा विपरीत परिस्थितियों में ही विकसित होता है, परिवर्तित होता है और परिवर्धित भी होता है और चरमोत्कर्ष को प्राप्त भी होता है। हमें अगर प्रगति करनी है तो संघर्षों से घबराकर कदम पीछे नहीं हटाना है। जैसे कि जंगल में अपने आप पौधे लगते हैं, उगते हैं, बड़े होते हैं और उसके जो भी घनत्व है, जैसे उन्होंने कहा कि उसमें बीच में से जाने को रास्ता नहीं है, कि जीवन के संघर्ष का मार्ग भी ऐसा ही। बल्कि तो हमें अगर प्रगति करनी है तो संघर्षों से घबराकर कदम पीछे नहीं हटाना है, बल्कि संघर्षों से जूझने की प्रवृत्ति अपने भीतर विकसित करनी है, ताकि विपरीत या खतरनाक परिस्थितियों से हम पार जा सकें। और जब हम जूझ कर सफलता पाते हैं तो उसका कोई सानी नहीं होता है। सतपुड़ा के घने जंगल कविता के माध्यम से कवि हमें संदेश देना चाहते हैं। लगभग आधी कविता में जंगल की भयानकता का वर्णन है, उसके बाद विषय वस्तु एकदम करवट लेती है।
प्रकृति की भयावहता के साथ उसकी कोमलता, उसकी सुंदरता, उसकी मार्मिकता, उसकी जीवंतता को सतपुड़ा के जंगल में सहज रूप से देखा जा सकता है। यहाँ धारा गाती है, यहाँ धारा जंगल में गीत गुनगुनाती है। जैसे कि आपने भी कहा, सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से, ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंखें नीचे, घास चुप है, कास चुप है, बन सके तो धसो इसमें, इनमें धस न पाती हवा जिनमें। मकड़ियों के जाल मुंह पर और सिर के बाल मुंह पर, मच्छरों के दंश वाले दाग काले 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 लाल मुंह पर, अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल, सात सात पहाड़ वाले, बड़े 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 छोटे झाड़ वाले, शेर वाले बाघ वाले, धसो इनमें डर नहीं है। ये लंबी कविता जो है, ये इसमें अगर हम बहुत सारी अगर देखिए, कोई भी रचना चाहे किसी ने लिखी होगी, किसी भी कवि की रचना पढ़ने के लिए अगर हम उसका कालखंड देखें, उस समय की परिस्थितियां देखें, उस समय की सामाजिकता को देखें, तो जितनी बार हम उन रचनाओं को पढ़ेंगे उतनी बार हम उनमें नए अर्थों को ढूंढ सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं इस कविता में, तो जंगल का वर्णन तो है ही है, लेकिन आपको स्वतंत्रता के समय की छटपटाहट भी इसमें नजर आएगी। और किसी भी रचना को जब हम पढ़ते हैं, जो जितने भाव देख सकते हैं, तो हमें जीवन का संघर्ष भी इसमें नजर आता है। जीवन के संघर्ष के बाद होने वाली जीत भी हमको नजर आती है। हम सब कुछ सतपुड़ा के घने जंगल में ढूंढ सकते हैं। धसो इसमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं। मतलब कोई भी संघर्ष अगर है तो डर के नहीं भागो, सामना करो, जाओ सामने, करो उसके अंदर, घुसो उसके अंदर। धसो इसमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है, उतर कर बहते अनेकों, काल कथा कहते अनेकों, नदी निर्झर और नाले। खिल रही अज्ञात कलियां, जब संघर्ष के बाद उजाला कैसा होता है, खिल रही अज्ञात कलियां, हरित दुर्वा रक्त किसले, पूत पावन पूर्व रस में, सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के भले जंगल। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि सतपुड़ा पर्वतमाला में मुख्य रूप से 3 श्रेणियां हैं, राजपिपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल श्रेणी। यह पर्वतमाला नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। इसकी चोटियां 1200 मीटर से अधिक ऊंची हैं। और सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो पचमढ़ी में है। अभी आपने जैसे जिस कविता का जिक्र किया है, माँ घर की याद, तो ये उसमें बरसात हो रही है और गरीब का घर है। उसी रचना को थोड़ा सा ढंग से समझाने की कोशिश करती हूँ। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में गिर रहा है, वो जहाँ कहीं भी है पानी गिर रहा है, घर नजर के सामने दिख रहा है। नजर के सामने बाकी जगह बाहर पानी की दिख रही है, लेकिन इनके आंखों के सामने घर तैर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर मतलब जो बाढ़ आती है, इतनी वहां खुशियां हैं कि लगता है खुशियों की बाढ़ आ गई है। तो यहाँ बारिश की बाढ़ होगी, लेकिन मुझे याद आता है मेरे घर में खुशियों की बाढ़। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, घर के घर में 4 भाई, मायके में है बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। क्योंकि गरीब का घर है तो वहां पीड़ा तो है ही, लेकिन फिर खुशी भी है कि भाई अपने मायके आई। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। भले वो बन पढ़ी लिखी माँ है, लेकिन दुख में पहाड़ के समान खड़ी होने वाली गढ़ पर्वत कौन है? मेरी माँ। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसमें गोद में सिर रख लिया तो फिर दुख नहीं। वो भले अनपढ़ है, जो भी है, पर वो माँ है। माँ से श्रेष्ठ कुछ नहीं, चाहे वो अनपढ़ है, पढ़ी लिखी है, किसी पद पे है, पद पे नहीं है, घर में है, कुछ भी है, लेकिन माँ के समान एकदम ऐसे मजबूती से मेरे साथ खड़ी हो जाए, ऐसी और कोई दो मेरी गढ़ी है, और माँ की गोद में सिर रख लिया तो फिर पीड़ा की कोई जगह ही नहीं बचती है, कोई पीड़ा उसके सामने टिकती नहीं है। तो माँ की जिसके गोद में सर रख लिया तो दुख नहीं, फिर माँ कि जिसने स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, मतलब माँ की धारा वहां है। और जैसे नदी कहीं से उद्गम होता है, मान लीजिए गंगा गंगोत्री से निकलती लेकिन पहुंचती है बंगाल तक, वैसी माँ एक जगह स्थित है, लेकिन उसका जो प्यार है, उसकी जो स्नेह की धारा है, उसका फैलाव, उसका विस्तार जहां मैं हूं वहां तक। तो माँ की जिसमें स्नेह धारा का यहाँ तक है पसारा, कहाँ तक? जहां मैं हूं। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। अगर उसको लिखना पढ़ना आता तो शायद पत्र लिख के मेरा हालचाल, उसको लिखना नहीं आता,
लेकिन फिर भी मेरी माँ की उपस्थिति को मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ। और एक उनकी रचना है, पानी को क्या सूझी। छोटी सी रचना है, देखिए। मैं उस दिन नदी के किनारे पर गया, मैं उस दिन नदी के किनारे पर गया, तो क्या जाने पानी को क्या सूझी। पानी ने मुझे बूंद बूंद पी लिया, ना जाने पानी को क्या सूझी। पानी ने मुझे बूंद बूंद पी लिया, और मैं पिया जाकर पानी से उसकी तरंगों में नाचता रहा, रात भर लहरों के साथ साथ बाँचता रहा उस नदी। एक छोटी सी और कविता, अकर्ता। तुम तो जब कुछ रचोगे तब बचोगे, तुम तो जब कुछ रचोगे तब बचोगे, मैं नाश की संभावनाओं से रहित आकाश की तरह असंदिग्ध बैठा। ये उनकी रचना है। एक उनकी जो रचना, जो एक कवि की मन की बात कहती है, कवि का दायित्व कहती है, और अपनी कविता के माध्यम से वो एक कवि को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। देखिए, कलम अपनी साध, और जैसा कि आपने कहा था, अपने 2 पंक्तियां उसमें से ली है, लेकिन उन्होंने इस कविता को जब हम पढ़ते हैं, ये उनकी एक मैली कमीज है, उस संकलन में है ये कविता। कवि, कलम अपनी साध और मन की बात बिल्कुल ठीक कहे एकाध। सारी बातें तो कह नहीं सकते, जब कलम उठाओगे तो कोई एक ही बात लिखो, पकड़ोगे तो कविता बन जाएगी, वरना तो पूरा महाभारत बन जाएगा या रामायण बन जाएगा, एक लंबी रचना हो जाएगी। वैसे नहीं, तो कलम अपनी साध और मन की बात बिल्कुल ठीक कहे एक हाथ। यह कि तेरी भर न हो तो, यह तेरी भर ना हो तो कहे, और बहते बने साधे ढंग से तो बह। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख, और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू लिख। चीज ऐसी दे कि जिसका स्वाद सिर चढ़ जाए, चीज ऐसी दे कि जिसका स्वाद सिर चढ़ जाए, बीज ऐसा बो कि जिसमें बेल बनकर बढ़ जाए। फल लगे ऐसे कि सुख रस सार और समर्थ, फल लगे ऐसे कि सुख रस सार और समर्थ, प्राण संचारी की शोभा भर न जिसका अर्थ। मतलब कि सौंदर्य तक न सीमित हो उसकी बातें। टेढ़ मत पैदा कर, टेढ़ मत पैदा करे गति तीर की अपना, पाप को घर लक्ष्य कर दे झूठ को सब। विंध्य रेवा फूल फल बरसात या गर्मी, प्यार प्रिय का कष्ट कारा क्रोध या नरमी। देश या कि विदेश मेरा हो कि तेरा हो, देश या कि विदेश मेरा हो कि तेरा हो विशद विस्तार चाहे एक घेरा हो। तू जिसे छू दे, तू जिसे छू दे दिशा कल्याण हो उसकी, तू जिसे गा दे सदा वरदान हो उसकी। ये उनकी रचना है। तो भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने अपनी कविताओं में सहज सरल भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने हिंदी भाषा को आम लोगों की भाषा के रूप में अपनाया है, और कठिन शब्दों की बजाय सामान्य शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे उनकी कविताएं आज लोगों को बहुत आसान लगती हैं और उनके मन तक, उनकी भावनाओं तक सहज पहुंच पाती है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं में सामाजिक चेतना है। उन्होंने अपनी कविताओं में गरीबी, अन्याय, शोषण इत्यादि को दर्शाया है। साथ ही रचनाओं में सामाजिक परिवर्तन के लिए मजबूत संदेश भी दिया है। उन्हें प्रकृति से प्रेम था, अतः कविताओं में सतपुड़ा के जंगल, नर्मदा नदी, विंध्य पर्वत इत्यादि का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। साथ ही प्रकृति के प्रति गहरी संवेदना और प्रेम भी हमें दिखाई देता है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं में जन सामान्य की भावनाएं, खुशी, दुख, संघर्ष सब कुछ निहित है, और इस प्रकार भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। जैसे कि मैं पहले भी कहती हूँ कि कुछ बच गया हो तो हमारे अध्यक्षीय भाषण उसको पूर्णता प्रदान कर देता है, हमेशा की तरह एक उत्तम उद्बोधन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदया, आपने संपूर्ण जानकारी दी और बताया कि रचना के बारे में जानकारी सभी भवानी प्रसाद मिश्र जी की सभी रचनाओं को आपने छुआ है अपने उद्बोधन में। हिंदी अंग्रेजी के साथ तत्सम तद्भव सहज भाषा का प्रयोग किया है उन्होंने, और इसीलिए शायद वो इतने प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि भाषा की क्लिष्टता भी कभी कभी रचनाकारों की रचनाओं को पढ़ने से रोक देती है हमें। और
प्रगति करनी है तो संघर्ष से घबराकर कदम पीछे नहीं करना है, आपने बताया। और जूझ कर और जूझने के बाद जो हमें सफलता प्राप्त होती है उसका अलग ही मजा होता है। आपने भवानी प्रसाद मिश्र जी के माध्यम से कहीं ना कहीं इस पर पुरजोर देकर हमको कुछ अच्छा करने के लिए और जूझने के लिए प्रेरित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय। अब चलते हैं हम मुक्ता जी की ओर। मुक्ता जी ने के का जन्मदिन था और मुझे बुलाया गया था, तो मैंने एक रचना लिखी थी इनके लिए, वो उसी के साथ मैं इनको सादर आमंत्रित करती हूँ। सखी मैं और तुम टेढ़ी मेढ़ी समानांतर रेखा सी लगती है मुझे, बीच में ज्ञान की गंगा बहती है, मैं इस पार तुम उस पार हो जैसे, जब तुम वहां से मुझे देख मुस्कुराती हो, मैं यहाँ से देख मुस्कुरा लेती हूँ। हाँ ये तेरी ये बिंदिया मेरी बिंदिया समान सी लगती है हमें। हाँ इसे माथे पर देख घर में सब प्रसन्न होते हैं, ये बुरी नजरों से बचाती है हमें। हाँ ये सजाकर भारतीय होने का गर्व दिलाती है हमें। और भारतीय गर्व होने का आज अभी ऑपरेशन सिंदूर से भी लोग समझ गए कि भारतीय महिलाएं सिंदूर और बिंदी लगा के शान से इतराती हैं। ससम्मान स्वागत है। आभार व्यक्त करने के लिए आदरणीय डॉक्टर मुक्ता काना कौशिक जी, छत्तीसगढ़ प्रभारी रायपुर से स्वागत है महोदया। और हमारे साथ जुड़े हैं, क्षमा चाहती हूँ इनका एक बार नाम ले दूं, आदरणीय डॉक्टर गोखलेश्वर द्विवेदी सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो कि सचिव हैं विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के, उनका अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर सुमा टीआर जी जुड़ चुकी हैं, उनका अभिनंदन है। देवीदास बमने जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और अनीता सक्सेना जी, सुरेश जी और जयसवाल जी, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ससम्मान स्वागत है एक बार फिर से, अच्छे से आभार व्यक्त करने के लिए आदरणीय डॉक्टर मुक्ता काना कौशिक जी का, और वो यहाँ हैं तो उनका भी आभार। स्वागत है। मैं फिर आऊंगा। भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता से शुरुआत करूंगी। आभार व्यक्त। मैं फिर आऊंगा। गतिहीन समय ने मुझे इस तरह फेंक दिया, गतिहीन समय ने मुझे इस तरह फेंक दिया, अपने से दूर जिस तरह फेंक नहीं पाती है चट्टाने लहरों को। मैं समय तक आया था यूं, फिर उसे मैं आगे बढ़ाऊं। मैं फिर आऊं। साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय गोष्ठी में मंच पर आसीन जनों को सादर प्रणाम करते हुए सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगी हमारे बीच उपस्थित परम आदरणीय अध्यक्ष महोदया डॉक्टर विजया लक्ष्मी राम टेके जी का मैं सहृदय आभार व्यक्त करती हूँ कि आप एक आदर्श स्तंभ की तरह इस विश्व हिंदी साहित्य संस्थान में प्रवेश किया। अनजान राहों पे आपने हमें राह दिखाया और हमें बनाया कि हम सब आपके। थोड़ा सा आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा है मुक्ता जी, थोड़ा सा अगर आप सुधार सकें तो, कट कट के आ रही है। जी जी अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि अपना माइक म्यूट कर दीजिए। बंद है उनका, बंद हो गया। वक्ता के रूप में हमारे बीच मंच पर आसीन परम आदरणीय डॉक्टर राधे श्याम जी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का उद्बोधन हम सब के लिए बहुत ही लाभप्रद रहा। आपने खुशबू का शिलालेख फूल लाया हूँ कमल के भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचनाओं को रेखांकित किया। सहृदय आभार व्यक्त करती हूँ विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज परिवार की ओर से। वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित परम आदरणीय डॉक्टर अर्चना चतुर्वेदी जी इंदौर मध्य प्रदेश से, जिन्होंने रेखांकित किया भवानी प्रसाद मिश्र जी के गीत फरोश। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। आपने भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाओं को यादगार तरीके से उनके स्वर्णिम पलों को हमारे बीच रखा। हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय
अर्चना जी। हमारे बीच उपस्थित विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज के सूत्रधार, हम सबके मार्गदर्शक, परमादरणीय डॉक्टर कुकुलेश्वर कुमार द्विवेदी जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि हर मंच पर आपके द्वारा विशेष विषयों को लेकर उपस्थिति रहती है और हम सबको मार्गदर्शन दिया जाता है। कार्यक्रम संयोजक हमारे बीच उपस्थित हैं पुष्पा श्रीवास्तव जी, बहुत ही सुमधुर वाणी, सुमधुर गीत, व्यक्तित्व की धनी, सहज एवं सरल, हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वती वंदना की प्रस्तुति मैंने बहुत अपने जीवन में पहली बार इतनी सुंदर प्रस्तुति सुनी है, उसके लिए मंजरी गाडगिल जी को मैं हृदय से बधाई देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। स्वागत उद्बोधन मेरी प्यारी सखी रजनी प्रभा जी, पटना बिहार से स्वागत उद्बोधन आपके द्वारा दिया गया, हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और सबसे प्यारी सखी 5 सालों का जिनका हम दोनों का साथ रहा है कोरोना काल से, परम आदरणीय डॉक्टर रश्मि चौबे जी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का संचालन हम सबके दिलों पर हमेशा छाया हुआ रहता है और उनके संचालन के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। पटल पर उपस्थित समस्त विद्वज्जन, आदरणीय जन, सम्मानीय जन, आप सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी जुड़कर इस भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचनाओं को सुना, इस गोष्ठी को सफल बनाया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। भवानी प्रसाद मिश्र जी की 4 पंक्तियों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगी। घर की याद उनकी एक है, घर की याद। आज पानी गिर रहा है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिसता रहा है। अब सवेरा हो गया है, अब सवेरा हो गया है, कब सवेरा हो गया है, ठीक से मैंने न जाना, बहुत सोकर सिर्फ माना, मैंने सिर्फ बहुत सोच कर माना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे आभार के लिए चुना, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुक्ता मैम, और आपका भी हृदय से आभार कि आपने अच्छा आभार व्यक्त किया, उसके लिए आदरणीय अध्यक्ष महोदया से आज्ञा चाहूंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि आभारी हैं आदरणीय पुष्पा श्रीवास्तव सैली जी के, जो कि अच्छा मंच संयोजन करती हैं और हमें ये मौका प्रदान करती हैं। साथ ही साथ आदरणीय डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी सर का, जिनकी वजह से आज अगर ये कार्यक्रम देखें तो कई बच्चे उस कवि की रचनाओं के बारे में, कवि के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कॉलेज के हों चाहे वो स्कूल के, और इस तरह का मंच प्रदान किया है, उसके लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदया से चाहूंगी कि आज्ञा दें कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करने की। जी जी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते फिरते हम फिर मिलेंगे, और मित्र मंडली की जो है कविता, मित्र मंडल भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता, उसी से चंद पंक्तियां कहते, साथ ही साथ आदरणीय गोकुलेश्वर द्विवेदी से कहूंगी कि अगर वो मेल लिख दें अगर मैसेज बॉक्स में सूचना पटल पर, तो अच्छा रहेगा। आप सभी साथियों, अगर किसी को प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो तो बैनर के अलावा, बैनर के फोटो के अलावा जो लोग भी जुड़े हुए हैं और प्रमाण पत्र चाहते हैं तो हमारी संस्था के मेल पर मेल कर सकते हैं, वो सुबह 10 बजे तक। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्र मंडल भवानी प्रसाद मिश्र की जी की कुछ चंद पंक्तियों के साथ मैं इस कार्यक्रम को विराम देना चाहूंगी। मैं आज घूमने निकल पड़ा तो चीजें आ गई हाल चाल पूछने, बहुत दिनों से निकला नहीं था घर से बाहर, सबके चेहरों पर खुशी देखी और उत्सुकता, सबसे बढ़कर अलग अलग मिला और समझकर उत्सुकता, कहाँ अच्छा हूँ, कैसी हैं आप, कैसे हैं आप। सबने लगभग मुस्कुरा कर ही जताया कि अच्छे हैं हम, हमें चिंता रहती थी लेकिन तुम्हारी।
और हम तो निश्चिंत हैं क्योंकि हम अगली बार फिर मिलेंगे। ऐसी ही आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हम हमेशा मिलते रहेंगे महीने की 30 तारीख को, और फरवरी में 30 तारीख नहीं होती तो फरवरी में अलग तारीख को मिलेंगे, लेकिन हमेशा मिलते रहेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे। आप सभी जुड़िए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ते हैं अच्छा लगता है, और अगर वीडियो ऑन कर रख सकें तो और अच्छा है। और मेरा जो वीडियो बनाऊंगी मैं यूट्यूब पर, वो कृपया अपने अपने छात्रों को अवश्य भेजें। धन्यवाद। पुष्पा जी कुछ कहना चाहती हैं? पुष्पा जी कहिए। नहीं, मैंने माइक खोल दिया इसलिए कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे आग्रह को सभी ने स्वीकार किया। बार बार आप सभी का आभार करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको शुभ रात्रि, नमस्कार। शुभ रात्रि। सभी को शुभ रात्रि।